कहानी शुरू होती है लेक हाउस हैदराबाद से, जहां हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही है। साथ में ये भी कि उसी लेक से थोड़ी दूर दो लड़के बैठे हुए हैं जो इस लड़की को देख रहे हैं और उसके बाद वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। लड़की जब उस ड्रिंक को पीती है तो वो बेहोश होने लगती है। तब वो दो लड़के इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे एक कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ उसके साथ कुछ गलत करने जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि लड़की की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। उसके शरीर की नसें बाहर की तरफ दिखने लगती है। ये दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की फॉरेनर थी। इसके बाद दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें यह बताया जाता है कि जो लड़की मरी है वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। उसने दो ड्रग्स एक साथ ले ली थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जिस ड्रग में एक तो एलएसडी था और दूसरे ड्रग को टेस्ट किया जा रहा था जो अभी के लिए एक मिस्ट्री ड्रग था। इसके बाद हम यशोदा को देखते हैं जो हमारी कहानी की हीरो है, जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने गई है। जब वो डॉक्टर से मिलती है तो वो यशोदा को बोलती है कि तुम्हारे बच्चे का तीसरा महीना है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और कल से तुम्हें उन लोगों के पास जाना होगा जिनका ये बच्चा है। यशोदा कहती है कि क्या मैं अपने घर पर इसे जन्म नहीं दे सकती। इस पर वो नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि वहाँ अच्छा रूम होगा, एसी होगा, टीवी होगा, अच्छा खाना पीना होगा, आधा पैसा तुम्हें कल मिल जाएगा। दोस्तों, यशोदा शादीशुदा नहीं थी पर कुछ पैसे के लिए वो किसी अमीर इंसान का बच्चा अपने पेट में पाल रही थी। डॉक्टर से मिलकर जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक नर्स उसे बोलती है कि बेटी, ये डॉक्टर तुमसे झूठ बोल रही है, उसे इस काम के लिए पैसे मिलेंगे पर तुम अपने जीवन में एक बार ही माँ बन सकती हो, इसीलिए सोच लेना कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं। यशोदा कहती है कि मुझे मेरी बहन का इलाज करवाना है और इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद यशोदा वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर में थी। उसी समय उसके घर में एक आदमी गैस ठीक करने के बहाने से आता है और एक पैसे से भरा बैग उसे देता है और उसे बोलता है कि गाड़ी नीचे वेट कर रही है, जल्दी से आ जाओ। यशोदा सारे पैसे को अपने दोस्त को दे देती है और कहती है कि ये वृंदा के लिए है। फिर वो अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाती है। बाहर एक गाड़ी उसका वेट कर रही थी। वो जाकर उसमें बैठ जाती है। वो उसे एक टैबलेट देते हैं जो उसे खाना था। वो उसे खाकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम शिव और आरुषि को देखते हैं जो कार में कहीं जा रहे हैं। शिव एक बिजनेस टाइकून था मगर रास्ते में एक ट्रक से बचने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। इसके बाद ये हर न्यूज़ चैनल में दिखाया जाने लगता है। इधर यशोदा को दवा खाने के बाद जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाती है। उसके कपड़े बदल दिए गए थे। उसके हाथ पर एक बैंड लगा हुआ था। कमरा बहुत ही अच्छा था। कमरे के खिड़की पर एक कबूतर बैठा हुआ था। यशोदा उसे छूने की कोशिश करती है। तभी कमरे में मधु आती है। वो उसे कहती है कि तुम उसे छू नहीं पाओगी। मधु से मिलने के बाद यशोदा बोलती है कि इस कमरे में जो कुछ भी है वो मेरा है क्या। मधु बोलती है हाँ, यहाँ सब कुछ तुम्हारा है सिवाय इस बच्चे के जो तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर यशोदा थोड़ा उदास होती है। वो पूछती है कि मैं आपको क्या कहकर बुला सकती हूँ। वो कहती है कि या तो मैडम बोलो या फिर मधु भी बोल सकती हो। वो ये भी बोलती है कि तुम्हारा ख्याल सुधा नाम की वार्डन रखेगी और डॉक्टर गौतम तुम्हें डेली चेक करेंगे।
तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो किसी को बोल देना, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर पुलिस शिबू रेड्डी के एक्सीडेंट की छानबीन कर रही है। पुलिस इसके लिए डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर ये बताते हैं कि इन दोनों की मौत एयरबैग माल फंक्शन की वजह से हुए है। उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। पुलिस ये पूछती है कि क्या पहले भी ऐसी घटना हुई है। डॉक्टर बोलते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक 24 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें एयरबैग की वजह से मौत हुई है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपने कमिश्नर को ये रिपोर्ट बताता है। कमिश्नर ये कहते हैं कि ये सिंपल केस है, पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सर, हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी का केस है, हम कोई गलती नहीं कर सकते। कमिश्नर कहते हैं ठीक है। इधर यशोदा अपने रूम में है। जब सुधा वहां आती है, वो उसे एक ड्रेस देती है और उसे स्कैनिंग के लिए लेके जाती है। सुधा जाते वक्त उसे वहां के सारे रूल्स के बारे में बताती है। फिर यशोदा डॉक्टर गौतम से मिलती है जो उसका स्कैन करने वाले थे, और इस समय वो पहली बार अपने बच्चे को देखती है। वो डॉक्टर को इसके लिए थैंक्स बोलती है। वहाँ से निकलकर सुधा उसे खाने के लिए लेके जाती है जहाँ और भी लड़कियाँ होती है। सुधा उसे तेजू और उसके दोस्तों से मिलवाती है। तेजू जोन 3 की गैंग लीडर थी। वो अपने गैंग में इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं थी। तेजू यशोदा को बोलती है कि जोन 2 में हम सबका सामान है, तुम्हें वहाँ से खोज कर सिगरेट लानी है। यशोदा वहाँ से चल तो देती है, पर उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये जोन 2 है कहाँ। वो सबसे बचते हुए वहाँ जाने की कोशिश करती है, पर सीसीटीवी की नज़र में आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी डॉक्टर गौतम वहाँ आ जाता है और वो गार्ड को जाने के लिए बोलते हैं। यशोदा डॉक्टर से बहाने मारती है, पर वो उसे जोन 2 में नहीं जाने देते। इधर पुलिस शिबू रेड्डी के एक्सीडेंट पर काम कर रही है। इस केस को वासुदेव सुलझाने में पुलिस की मदद करते हैं। उनके अनुसार ये कार एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि शिबू रेड्डी की हत्या की गई है। कमिश्नर कहता है कि ये आप कैसे बोल सकते हो। वासुदेव उसे समझाने की कोशिश करता है कि एयरबैग्स में 2 केमिकल मिलाए जाते हैं, नाइट्रोजन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मगर इन एयरबैग्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं है और नाइट्रोजन जानलेवा होता है। कमिश्नर बोलता है कि हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, पर वासुदेव का कहना था कि एक एयरबैग में डिफेक्ट होना समझा जा सकता है, पर 6 एयरबैग्स में डिफेक्ट नहीं हो सकता। पुलिस ये भी सोचती है कि हो सकता है कि कोई आरुषि को मारना चाहता था और शिबू रेड्डी उस हादसे में शिकार बन गया। पुलिस आरुषि के घर भी छानबीन करती है, जहां उसे एक वीडियो मिलता है जहां पर क्राफ्ट फेयरनेस क्रीम की बात कही गई है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि यह फेयरनेस क्रीम जेन्युइन नहीं है। इसके बाद पुलिस क्राफ्ट क्रीम वालों से मिलने जाती है जिसे मिस्टर सोनू चलाते थे। वो उसे प्रोडक्ट डिटेल मांगती है, पर वो बना कर देते हैं। पुलिस पता करती है कि सोनू है कौन, तो उन्हें मालूम चलता है कि ये सेंट्रल मिनिस्टर गिरधर का बेटा है। पुलिस अब सोच में पड़ जाती है, अब वो क्या करे। इधर यशोदा तेजू को सिगरेट ला कर देती है। अब यशोदा की दोस्ती बाकी सबसे हो जाती है। जब ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तब वार्डन तेजू से आकर बोलती है कि क्या तुमने मेरा टैब लिया है, पर तेजू इस बात से मना करती है। थोड़ी देर बाद यशोदा सरदर्द का बहाना करके वार्डन के पास जाती है और चुपके से उसका टैब को रख देती है। यशोदा ने ही उसकी टैब ली थी। पुलिस शिबू रेड्डी की हत्या के मामले में एक सस्पेक्ट के घर जाती है, पर वहां जाकर देखती है
तो उसे पहले ही किसी ने मार दिया था, मगर उसके फ्रिज में कुछ ड्रग्स मिला जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ था। पुलिस उसे जांच के लिए भेजती है। वहाँ का एक डॉक्टर जांच के बाद पुलिस को कॉल करके बताता है जो सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया है वो एक मिस्ट्री ड्रग है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। इधर यशोदा और डॉक्टर गौतम धीरे धीरे पास आने लगे थे। वो स्मार्ट थी और इंटेलिजेंट भी। सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे। बाकी सभी लड़कियां उसे अपना दुख दर्द बताती थी। इधर जो डॉक्टर उस मिस्ट्री ड्रग की जांच कर रहा था उसे मार दिया जाता है। डॉक्टर गौतम यशोदा का खास ख्याल रखने लगा। वो उसे उसकी पसंद की चीज़ें लेकर देने लगा। सभी कुछ ठीक चल रहा था। सभी लड़कियां खुश थी। फिर एक दिन यशोदा के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम काजल था, उसके पेट में दर्द उठा। सभी उसे डॉक्टर के पास ले गए। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मधु आकर बोलती है कि काजल के पेट में जो बच्चा था वो पेट में ही मर गया था। इसलिए मधु बाकी लड़कियों को बोलती है कि अगर तुम लोगों को कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को बोलो। काजल की बात सुनकर सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगा, पर जब वो काजल से मिलने की बात बोलती है तो मधु कहती है कि वो यहाँ से चली गई। ये बात सुनने के बाद लड़कियों को अजीब लगता है कि ऑपरेशन के बाद जब कोई इंसान चल भी नहीं सकता तो वो अपने घर कैसे गई होगी। यशोदा इस बारे में सोचती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर पुलिस जो शिबू रेड्डी की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी पर हमला होता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है और कमिश्नर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पर इन सब में पुलिस को एक लीड मिलती है। कमिश्नर ने कहा कि उसे ओलाविया केस, वो विदेशी लड़की जिसकी मौत हो गई थी, उसके बारे में कुछ पता चला है। ओलिविया इंडिया आती थी, पर सिर्फ 3 दिनों के लिए। पिछले 2 साल में 8 बार वो इंडिया आई थी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के अलग अलग जगहों से 122 महिलाएं इंडिया आती है जो बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं। पुलिस इन सब के बारे में पता करती है, जिसमें से एक इंडिया आने वाली थी और पुलिस के पास एक अच्छा मौका था। इधर यशोदा एक दिन अपने रूम में बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं पर सब कुछ नॉर्मल था। यशोदा बीमारी के बहाने से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। ऑपरेशन के समय जिस रूम में उसे लेकर गए थे वो वहाँ तक जाने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर गौतम उसे देख लेता है और फिर वो बीमारी का बहाना बना लेती है। डॉक्टर गौतम उसे वहाँ से लेके आ जाता है, पर यशोदा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने दोस्तों को बोलती है कि हम बस खाते हैं और सोते हैं, हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर दूसरी लड़कियां उसकी बात नहीं समझ पाती। यशोदा जब अपने खिड़की के पास खड़ी थी तो वहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था। यशोदा उसे छूने की कोशिश करती है पर छू नहीं पाती। फिर वो खिड़की को खोल देती है और हाथ बाहर करती है, पर तब भी उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ और ही है। वो उस कबूतर पर वार करती है तो पता चलता है कि ये तो एक स्क्रीन है, यानी ये सब लड़कियां पूरी तरह अंदर बंद थी। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है। उसके कमरे में वार्डन आती है जो उसे कुछ दवा देती है और खाने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो यशोदा को बोलती है कि लीला को लेबर पेन हो रहा है, उसे जोन 2 में शिफ्ट किया गया है। ये सुनकर सभी उस तरफ भागते हैं। सभी आकर जोन 2 के बाहर रुक जाती है। किसी को भी अंदर आना मना था, पर यशोदा उसके अंदर जाना चाहती थी। उसे डॉक्टर गौतम का आईडी कार्ड चुरा लिया था।
जिसके सहारे वो जोन 2 के अंदर चली जाती है। वहाँ एक दरवाज़ा था। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो उसकी एक दोस्त वहाँ आ जाती है। पहले तो वो यशोदा को वहाँ जाने से मना करती है। फिर यशोदा को पता चलता है कि उसकी दोस्त प्रेग्नेंट नहीं है, वो बस नाटक कर रही है, वो उन लोगों से मिली हुई है। वो यशोदा को मारने की कोशिश करती है पर ये हार नहीं मानती। उस लड़की से लड़ती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो जोन 2 के अंदर जो दरवाज़ा था उसे खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए थे और हर बॉक्स में एक लाश रखी हुई थी। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस थी और हर में लाश रखी हुई थी। ये देखकर वो चौंक जाती है कि ये सब क्या है। इधर मधु को गार्ड के द्वारा पता चलता है कि यशोदा उस रूम में पहुंच चुकी है जहां जाना सबके लिए मना था। यशोदा को वहां अपनी दोस्त काजल और लीला की भी लाश दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसे ये सब देखकर बहुत रोना आता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ गार्ड आ जाता है। वो उससे बचने के लिए एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ बहुत अंधेरा था और वहाँ उसने जो देखा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ खड़ी थी उसके हर तरफ छोटे छोटे शीशे जैसे बॉक्स बने हुए थे और उसमें मरे हुए नवजात बच्चों को रखा गया था। जब तक कि समझती कि ये क्या है, गार्ड वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। वो गार्ड उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था पर यशोदा किसी तरह अपने आप को वहाँ से छुड़ाती है। गार्ड और उसके बीच मारपीट होती है। वो गार्ड को भी अपने काबू में कर लेती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो बोलता है कि ये सब मधु मैडम जानती है। इसके बाद वो गार्ड को मार देती है पर थोड़ी देर बाद वहाँ मधु आ जाती है। मधु इनोसेंट बनने की कोशिश करती है पर यशोदा उसे अपने काबू में कर लेती है। तभी डॉक्टर गौतम वहाँ आ जाता है और वो मधु पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि इसकी वजह से हम सभी यहाँ फंसे हुए हैं। वो यशोदा का विश्वास जीतता है पर फिर वो उसे ही पकड़ लेता है। तब उसे मधु बताती है कि तुम्हें अगर जानना था कि ये सब क्या हो रहा है तो तुम मेरे पास आ सकती थी। इन लोगों ने यशोदा को पकड़ लिया। तब मधु बताती है कि डॉक्टर गौतम ने उसके लिए क्या किया। मधु उसे अपनी कहानी सुनाती है जब वो एक खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी। एक इवेंट में मधु की मुलाकात सेंट्रल मिनिस्टर से हो जाती है। दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। इस इवेंट में गौतम भी था। इवेंट के बाद गौतम मधु को प्रपोज कर देता है। मधु बहुत खूबसूरत थी, वो उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद मिनिस्टर उससे मिलता है। वो मधु को शादी का ऑफर देता है और मधु रेडी हो जाती है। जब मिनिस्टर उसका हाथ मांगने उसके घर जाता है तो उसके फादर इस रिश्ते से अग्री नहीं थी। वो मधु के फादर से 5 साल बड़ा था पर मधु मान जाती है क्योंकि मिनिस्टर के पास बहुत सारा पैसा था। इसके बाद मधु मिनिस्टर के घर पर रहने लगती है। कुछ दिन साथ रहने के बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था पर कुछ समय बाद मधु अचानक से बूढ़ी जैसी लगने लगती है। वो जब डॉक्टर से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है जो बहुत रेयर है। इसमें एज बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। कुछ ही दिनों में मधु 60 साल की बूढ़ी जैसे दिखने लगती है और वो प्रेग्नेंट भी थी। तब उसने सुसाइड करने की कोशिश की पर वो बच गई। मिनिस्टर ने जब उसे इस हाल में देखा तो उसने डॉक्टर से कहा कि ये पहली जैसी हो तो जाएगी ना, पर डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। इसके बाद मिनिस्टर ने अपने लोगों को कहा कि इसे उसके घर पर पहुंचा दो और वो उससे कभी भी ना मिल सके। मिनिस्टर ने मधु को छोड़ दिया था
पर तभी गौतम वहां आ जाता है। वो मधु को बोलता है कि वो उसे पहले जैसा खूबसूरत बना देगा। मधु को लगा कि ये उसका मजाक उड़ाने आया है, पर गौतम बोलता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मधु पूछती है क्या? वो बोलता है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मधु के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो मान जाती है। इसके बाद वो उसे अपने लैब पर लेके जाता है और वहाँ उस पर ट्रीटमेंट शुरू करता है। थोड़े समय के बाद उसे वो फॉर्मूला मिल जाता है। फिर वो मधु के ऊपर अप्लाई करने लगता है। मधु धीरे धीरे बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि पहले से भी खूबसूरत। पर एक दिन वो मिनिस्टर वहाँ फिर से आ जाता है। उसे मधु ने ही वहाँ बुलाया था। मिनिस्टर के लोग डॉक्टर गौतम को मारने लगते हैं। मधु भी मिनिस्टर के साथ हो लेती है। गौतम समझ चुका था कि मधु उससे प्यार नहीं करती। मिनिस्टर के लोग गौतम को मार डालना चाहते थे, पर गौतम बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है 6 महीने के अंदर कर लो, इसके बाद तुम वापस वैसे ही हो जाओगी, तुम्हें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर मधु डर जाती है। वो फिर गौतम से बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, पर वो समझ चुका था कि ये झूठ बोल रही है। पर मिनिस्टर ने कहा कि तुम्हारा ये जो टैलेंट है वो मैं दुनिया के सामने लाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, फॉर्मूला तुम्हारा होगा और मधु इसकी मार्केटिंग करेगी। और इस तरह मधु इस बिजनेस को खड़ा करती है। उसने कहा कि अभी एक प्रेजेंटेशन होने वाला है जिसमें तुम ये समझ सकोगे कि हमारा बिजनेस कितना फैला हुआ है। मधु प्रेजेंटेशन के लिए चली जाती है और गौतम उस पर नज़र रखता है। इस प्रेजेंटेशन में मधु बताती है कि उसके पास एक ऐसा सीरम है जिससे कि लड़कियां हमेशा जवान रह सकती है। पर दूसरे लोगों ने पूछा कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो मधु ने बताया कि ऐसे बच्चे जो माँ के पेट में होते हैं, उन बच्चों का प्लाज्मा को कुछ प्रोसेस करके इसे बनाया जाता है। फिर किसी ने सवाल किया कि उतनी मात्रा में प्लाज्मा कैसे मिलेगा। तब मधु ने कहा कि वो गरीब लड़कियों को सरोगेसी के नाम पर गर्भ धारण करवाती है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे बच्चे को निकाल लेती है। और ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो पैसे के लिए ये काम करती है। ये सारा मीटिंग यशोदा जिस रूम में कैद थी वहाँ वीडियो के जरिए इसे देख रही थी। गौतम के वहाँ से हटने के बाद वो मौका पाकर अपने आप को आज़ाद कर लेती है। मधु ने एक और बात कही कि मॉडल आरुषि इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, तो हमने उसे मरवा दिया। दोस्तों, पुलिस जो शिबू रेड्डी के कातिल की तलाश में थी वो एक्चुअली में आरुषि की वजह से मारा गया था, मगर ये बात पुलिस नहीं जानती थी। पुलिस उस विदेशी महिला का पीछा करती है जो आगे जंगल में कहीं गुम हो जाती है। पुलिस जब उसका पीछा करती है तो वो खुद भी एक जाल में फंस जाते हैं। तब पुलिस वाले को समझ में आता है कि उनका जो कमिश्नर है वो इन सब के पीछे है। थोड़ी देर बाद कमिश्नर वहां आ जाता है। कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्टर के इशारे पर काम करता था। वो सभी पुलिस वालों को वहां मारने के लिए आया था। वहां एक बड़ा सा स्क्रीन था। इधर यशोदा वहां से भाग जाती है, पर फिर उसे पकड़ लिया जाता है। गौतम एक वीडियो कॉल करता है कमिश्नर को जो पुलिस वालों के साथ था। तभी यशोदा गन निकालती है और गन पॉइंट पर गौतम को रखती है। तब बाकी पुलिस वाले भी कमिश्नर से गन ले लेते हैं जो उन लोगों को मारने आया था। और तब हमें यशोदा की असली कहानी मालूम पड़ती है कि यशोदा पुलिस बनना चाहती थी, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने अपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग में वो सबसे अच्छी थी। पर जब पोस्टिंग का टाइम आया तो पुलिस वाले ने उससे 20 लाख रुपए मांगे जो उसके पास नहीं थे। उसके घर पर उसके साथ उसकी छोटी बहन वृंदा रहती थी।
दोनों बहनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। वृंदा ने जब ये देखा कि दीदी बहुत उदास रहने लगी है तो उसने कारण जानने की कोशिश की। पर जब उसे ये मालूम चला कि पुलिस बनने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए तो उसने सरोगेसी यानी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उसे 5 साल में 5 बच्चों को जन्म देना था। वृंदा ने ये सब यशोदा के लिए किया, पर उसे इस बारे में पता नहीं था। एक दिन उसने देखा कि वृंदा घर पर नहीं है और बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो उसने अपने सीनियर को ये बताया। तब उन लोगों ने खोजबीन चालू की तो ये सारा मामला खुला। पर वृंदा को खोजने और सबूत के लिए यशोदा खुद माँ बनने के लिए रेडी हुई और यहाँ पर आई। तब सबको पता चलता है कि यशोदा कोई आम लड़की नहीं है। यशोदा कुछ करती कि तभी अलार्म बजने लगा। किसी लड़की को लेबर पेन होने लगा था। मधु बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है, पर वो गौतम को अपने कब्जे में कर लेती है। पर फिर वहाँ के सिक्योरिटी से इसकी मारपीट चालू हो जाती है। इधर कमिश्नर के कुछ लोग बाकी पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। वो लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। पुलिस की इस मुठभेड़ में कमिश्नर मारा जाता है। इधर यशोदा भी अकेले सबको संभाल लेती है। इसके बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। मधु चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, पर यशोदा उसे पकड़ लेती है और सारी लड़कियां वहां आ जाती है। मधु को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं था। मधु ने अपने खुद के बच्चे को भी मार डाला था खूबसूरत बनने के लिए। ये सुनकर लड़कियों को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे खाई में फेंक देती है, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले वृंदा को खोज लेते हैं। वृंदा माँ बनने वाली थी। तब वहाँ की वार्डन ने वृंदा की हेल्प की बच्चे को बाहर लाने में। इधर गौतम भी भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और बाद में सेंट्रल मिनिस्टर को भी पकड़ लिया जाता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।